वाणी को नमन करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। प्लेटो का समय है 427 ईसा पूर्व से 327 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान आदि के मूल स्रोत का संधान करने वाले को अनिवार्य तो उस भूखंड में पहुंचना पड़ता है जिसे ग्रीस या यूनान कहते हैं। यूनान यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर अवस्थित एक प्रायद्वीप और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। स्वभावतः यूनान को बंदरगाहों की बेहद सुविधा है और ये सुविधा पूरे देश को उपलब्ध है, क्योंकि यूनान का कोई भी स्थान समुद्र से 80 मील अर्थात 120 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है। फलतः वहाँ के निवासी बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी हुए हैं। यूनान एक प्रकार से यूरोप और एशिया के संधि स्थल पर पड़ता है, इसलिए दोनों महादेशों में उसे व्यापारिक प्रसार का भी अवकाश रहा है। यूनान को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। ये तीनों भाग पहाड़ियों से भरे हैं, अतः यातायात की दृष्टि से दुर्गम रहे हैं। यही कारण है कि पूरे यूनान में कोई भी एक शासन कायम नहीं हो सका और छोटे छोटे नगर राज्यों, सिटी स्टेट्स का विकास हुआ है। ये नगर राज्य परस्पर स्वतंत्र तो थे ही, शत्रुभाव से भी ग्रस्त थे, इसलिए लड़ते भिड़ते रहते थे। भारत के इतिहास को ध्यान में रखें तो ये बात साफ हो जाएगी। जैसे प्राचीन या मध्य युग में यहाँ के राज्यों में आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वैसे ही यूनान में भी होती रहती थी। इससे भारत के समान यूनान में भी राष्ट्रीयता का विकास बाधित रहा। यूनानी प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 राज्य थे, जिनमें 3 सबसे प्रमुख थे। इन्हीं तीनों का इतिहास एक तरह से यूनान का इतिहास है। उत्तरी भारत में मकदूनिया, मध्यवर्ती भाग में आत्तिका और दक्षिण भाग में लाकोनिया। मकदूनिया को प्रसिद्धि मिली सिकंदर की जन्मभूमि होने से, जिसने विश्व विजेता होने का सपना देखा था। आत्तिका की राजधानी एथेंस यूनान की समस्त बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक उपलब्धियों और चमत्कारों का उद्गम स्थल रही है, जिनके कारण विश्व के इतिहास में यूनान का नाम अमर है। लाकोनिया की राजधानी स्पार्टा का महत्व उसके शौर्य और सैन्य शक्ति के कारण था। वस्तुतः एथेंस और स्पार्टा 2 विरोधी आदर्शों, विचारधाराओं और जीवन मार्ग के प्रतिनिधि थे। एथेंस ने बौद्धिक पक्ष को प्रश्रय दिया, स्पार्टा ने शारीरिक पक्ष को। एथेंस में लोकतंत्र का विकास हुआ, स्पार्टा में अधिनायक तंत्र का। एथेंस ने स्वतंत्रता को काम्य माना, स्पार्टा ने नियंत्रण को। इसलिए जहाँ एथेंस में विचारक, साहित्यकार और कलाकार उत्पन्न हुए, वहीं स्पार्टा में परिश्रमी, पराक्रमी और योद्धा। 20वीं शताब्दी के प्रख्यात दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, संपूर्ण इतिहास में कुछ भी इतना आश्चर्यकरो अव्याख्या ही नहीं है जितना यूनान में सभ्यता का आकस्मिक उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अकस्मात एक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके अलौकिक आलोक से एथेंस में ज्ञान विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र उद्भासित हो उठता है और 200 वर्षों के बाद न जाने वह ज्योति कहाँ तिरोहित हो जाती है कि फिर कभी उसकी कोई झलक भी नहीं दिखाई देती। यूनान के सुदीर्घ इतिहास में ऐसी चतुर्मुख ज्योति न तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कभी दिखी और न चौथी शताब्दी ईसा पूर्व बाद। इसलिए रसल की टिप्पणी बिल्कुल सही है। एथेंस की महत्ता तथा गरिमा का आरंभ तो 6ठी शताब्दी में ही हो जाता है, किंतु उसका विस्मयकारी रूप 5वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। यूँ एथेंस 5वीं शताब्दी में भी पूर्णतः विघ्न बाधाहीन नहीं था। ईरान ने 10 वर्षों के भीतर यूनान पर 2 बार आक्रमण किया, पर दोनों बार उसे मुँह की खानी पड़ी। 480 ईसा पूर्व के युद्ध में माराथोन के मैदान में ईरान की ऐसी करारी हार हुई कि यूनान पर फिर कभी आक्रमण करने का उसमें साहस नहीं हुआ और 4ठी शताब्दी में तो पासा ही पलट गया, जब सिकंदर ने ईरान को पराजित कर यूनानी साम्राज्य में मिला लिया। माराथोन के युद्ध में यूनान की विजय तो जरूर हुई, किंतु जन धन की इतनी क्षति हुई कि बौद्धिक कार्यकलाप अवरुद्ध सा हो गया। पेरिक्लेस का 30 वर्षों का शासनकाल एथेंस के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। उसके जैसा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, दूरदर्शी, कल्पनाशील, राजनीति कुशल, कला प्रवीण, वाग्मी और लोकप्रिय शासक एथेंस में दूसरा नहीं हुआ। अपने इन दुर्लभ गुणों के कारण वह लगातार 15 बार एथेंस का शासक निर्वाचित हुआ और उसके शासन में एथेंस की आशातीत प्रगति हुई।
सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में उसकी देन अभूतपूर्व रही। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण के पहले कहीं भी इतनी रचनात्मक स्फूर्ति, सक्रियता और समृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती जैसी पेरिक्लेस के शासनकाल। सोफोक्लोस, एउरिपिडिस, एस्क्युलस जिससे विख्यात दुखांतक नाट्यकार, अरिस्तोफानेस जैसा अद्भुत प्रहसनकार, सोक्रेतस जैसा महान विचारक, पिंदार जैसा यशस्वी प्रगीतकार, हेरोदोतुस, थुकिदिदेस जैसा प्रसिद्ध इतिहासकार, हिप्पोक्रातेस जैसा लब्ध कीर्ति चिकित्सक, एम्पदोक्लेस और डेमोक्रिटुस जैसे गंभीर वैज्ञानिक पेरिक्लेस युग की देन है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि संभवतः संपूर्ण इतिहास में पेरिक्लेस युगीन एथेंस की उपलब्धियां विलक्षणतम हैं। पेरिक्लेस के पहले एथेंस यूनान के कई राज्यों से पीछे था। वहाँ किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेख्य व्यक्ति नहीं हुआ, किंतु विजय, वैभव और निर्माण की प्रेरणा के फलस्वरूप एक से एक नाटककार, मूर्तिकार, वास्तुकार उत्पन्न हुए, जिनकी कृतियाँ 2500 वर्षों के बाद भी आज भी रमणीयता और कलात्मकता से लोगों को मोह लेती है। वस्तुतः उनके उत्कृष्टतर कृतियाँ यूरोप में आज तक निर्मित नहीं हो पाई। यदि 430 ईसा पूर्व के लगभग हम एथेंस की जनसंख्या पर ध्यान दें तो उसकी उपलब्धियां और भी आश्चर्यकर प्रतीत होती है। 2,30,000 भी कोई जनसंख्या हुई, यह तो पटना या लखनऊ की 1/3 आबादी से भी कम है। इतनी कम आबादी के किसी नगर ने कहीं भी और कभी भी बौद्धिक ऊर्जा तथा कलात्मक प्रकर्ष के ऐसे भव्य कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं। पेरिक्लेस का शासन उस कीर्तिमान का चरम बिंदु है। उसके शासन का अंत होते होते यूनान का ह्रास हो गया। पेरिक्लेस के शासन के अवसान के 1 वर्ष पहले अर्थात 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। हम देख चुके हैं कि स्पार्टा ने बुद्धि पक्ष की कभी चिंता नहीं की। उसने केवल शारीरिक बल पर ध्यान दिया और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। अतः इस युद्ध में बौद्धिकता के उपासक एथेंस का पलड़ा हल्का होना ही था। आश्चर्य इसका नहीं कि एथेंस पराजित हुआ, आश्चर्य इसका है कि यह युद्ध, जिसे पेलोपोनेसिया का युद्ध कहते हैं, 27 वर्षों तक चलता रहा और इतने दिनों तक एथेंस स्पार्टा का मुकाबला करता रहा। किंतु असमानों का युद्ध आखिर कब तक चलता? 404 ईसा पूर्व में एथेंस की हार हुई और एथेंस हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। वह फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। किंतु राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाने पर भी उसकी बौद्धिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रकर्ष ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि काल की गति के साथ क्रमशः बढ़ता गया और अंततः वह संसार की कालजयी संस्कृतियों का अंग बन गया। प्लेटो को समझने के लिए संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। इससे अवगत नहीं होने के कारण अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं, वे असमाहित रह जाते हैं। कहना अपेक्षित है कि किसी देश के साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कला आदि को ठीक से समझने के लिए वहाँ के इतिहास का थोड़ा ज्ञान होना अपरिहार्य है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो उच्चारण अंग्रेजी के अनुसार है। इस शब्द का यूनानी उच्चारण प्लाटोन है, जो अरबी के अफलातून के रूप में प्रचलित है। इस पुस्तक के अंग्रेजी का उच्चारण रखा गया है क्योंकि यूनानी उच्चारण रखने से पाठकों को अनावश्यक भ्रम होता। प्लेटो मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों से एथेंस के समृद्ध अभिजात कुलों से संबद्ध थे, जिनका एथेंस पर व्यापक राजनीतिक प्रभाव था। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म के 4 वर्ष पहले हुआ। जैसा हम देख आए हैं, यह युद्ध 27 वर्षों तक चला और 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय के साथ समाप्त हुआ। तात्पर्य यह है कि प्लेटो का शैशव, कैशोर एवं यौवन का भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब वे रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। स्पार्टा के बाहुबल के सामने जब एथेंस के बुद्धिबल ने घुटने टेके होंगे, तो भावुक चिंतनशील प्लेटो पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, वह सहज ही अनुमेय है। निसर्गतः कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात अटपटी सी लगती है।
आलोचकों ने प्लेटो के कवि विरोधी दृष्टिकोण का क्यों उल्लेख कर दिया है, किंतु किसी ने इस विरोधाभास का समाधान प्रस्तुत नहीं किया। हमें इसका समाधान एथेंस की उपयुक्त पराजय से मिला। काव्य और कला को शौर्य वीरता के विकास में बाधक मानकर ही प्लेटो ने कवियों के बहिष्कार की बात कही। उन्हें काव्यशास्त्र से परहेज नहीं था। देव स्तोत्रों तथा महापुरुषों के आख्यानों का तो उन्होंने स्वागत ही किया है। उनके आक्रोश का विषय है दुखांतक, जो रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि कमज़ोर समाज अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वैसे साहित्य का लेखक राज्य में रहने का अधिकारी नहीं, जो बल और पौरुष को जगाने के बदले स्त्रीण बनाता है। 404 ईसा पूर्व में एथेंस की पराजय हुई। उसके 5 वर्षों के बाद 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड मिला। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, रूढ़ अर्थ में कभी अध्यापन भी नहीं किया। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका था संवाद, अर्थात प्रश्नोत्तर, जिसमें अध्यापक और अध्येता दोनों सहभागी हों। एथेंस की सड़कों पर चलते हुए सुकरात कहीं भी नवयुवकों को बटोर लेते या उन्हें देख नवयुवकों का झुंड खुद ही इकट्ठा हो जाता और वे प्रश्नोत्तर में जुट जाते। सुकरात के आचार विचार, रहन सहन, तौर तरीके इतने रूढ़ी विरोधी थे कि रूढ़िवादी उनसे खार खाए रहते थे। सुकरात बुद्धि तथा तर्क के अतिरिक्त किसी भी बाह्य सत्ता का आदेश मानने को तैयार न थे। उनकी विचार सरणी में भावना का स्थान नहीं था। वे आत्मदीपोभव के प्रचारक थे, इसलिए वह हर तरह के अधिकार के प्रति, चाहे वे राजनीतिक भी क्यों न हो, उनका विद्रोह स्वाभाविक था। उम्र में कोई बड़ा है इसलिए उनका कहना मानना जरूरी नहीं है। माता पिता होने मात्र से संतान के लिए उनका आदेश पालन कर्तव्य की कोटि में नहीं आता। सुकरात का आदर्श था परिणाम की चिंता छोड़कर, परिवार और परिवेश की चिंता छोड़कर एकनिष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य का अनुसंधान करना। इसमें कभी स्खलन नहीं, कोई समझौता नहीं। आचार शास्त्र में सुकरात उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिव वही है जो उपयोगी है। सुकरात के सत्ता विषयक अविज्ञा की सीमा में मनुष्य ही नहीं, देवता भी थे। प्रचलित लोकप्रिय धर्म तर्क की कसौटी पर जल्दी खरा नहीं उतरता था, और जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वह सुकरात को मान्य नहीं था। ईश्वर में उसकी आस्था थी, किंतु ईश्वरीय विधि विधान के संबंध में उनका दृष्टिकोण अज्ञेयवादी था। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लोकतांत्रिक स्वाधीनता को उपभोग करने पर भी लोकतंत्र के दोषों की आलोचना करने में उन्हें संकोच नहीं किया। उदाहरणार्थ, लॉट के द्वारा दंडाधिकारियों का चयन उन्हें बिल्कुल अभिमत नहीं था। अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास आदि के आलोचना के कारण न तो वे जनसाधारण में लोकप्रिय थे और न अहम मान्य बुजुर्गों के बीच, जिनकी बददिमागी का वे हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। प्लेटो जैसा अनेक प्रतिभाशाली युवकों के हृदय में सुकरात ने संदेहवाद और प्रश्नवाद की तथा बौद्धिक साहस एवं बौद्धिक स्वातंत्र्य की भावना भर दी थी, जो यथास्थिति का समर्थन करने वाली रूढ़िवादी विचारणा को ग्राह्य नहीं थे। सुकरात के संवादांश से यूनान में एक प्रकार का व्यक्तिवाद उभरा, जिससे रूढ़िवादियों को आशंका हुई कि ये सामाजिक संगठन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने सुकरात पर ईश्वर को नहीं मानने का, ईश्वर के स्थान पर विचित्र अति लौकिक जीवों को प्रतिष्ठित करने का और युवकों को दूषित करने का आरोप लगाया। इस आरोप पर विचार करने के लिए 501 निर्णायकों की अदालत बैठी। अदालत ने 60 के बहुमत से सुकरात का अपराधी ठहराया और गणतंत्र के कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड के निर्णय से भी सुकरात के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जेल में भी उनके संवाद का क्रम यथावत चलता रहा। मृत्यु के क्षण तक युवकों की मंडली उनके विचारोत्तेजक बातों को सुनती रही। सुकरात अपने हाथों से जहर पीते हुए, प्रसन्न वदन बातें करते हुए धीरे धीरे चिर निद्रा में डूब गए। मृत्यु के समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। जैसा होता है, मृत्यु के बाद सुकरात सर्वत्र आदर, श्रद्धा और गर्व और शोक के पात्र बन गए। मृत्यु की दारुणता ने उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। सुकरात के साथियों तथा अंतेवासियों ने उनकी मृत्यु के लिए निरंकुश विवेकहीन लोकतंत्र को कभी माफ़ नहीं किया। एथेंस की पराजय और सुकरात के मृत्युदंड ने लोकतंत्र में प्लेटो की आस्था डिगा दी। वह लोकतंत्र किस काम का, जो व्यक्तिक और वैचारिक स्वतंत्रता का दम तो भरता है, किंतु शारीरिक बल की अपेक्षा कर युद्ध में पराजित होता है और परतंत्र बन जाता है। इससे भी भयंकर बात यह है कि एक और तो लोकतंत्र
वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी ओर एक बुद्धिवादी को तर्क का प्रचार करने के लिए मौत के घाट उतार देता है। 501 में से 280 निर्णायक इस जघन्य निर्णय के पक्ष में अपना मत देते हैं। इससे तो स्पार्टा की कठोर अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कहीं अच्छी है, जो न तो पराजय की ग्लानि का अनुभव करती है और न बुद्धिवादी होने के लिए किसी को मृत्युदंड देती है। जैसा कहा जा चुका है, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। शिष्य भी साधारण नहीं, अपूर्व मेधावी, पूर्णतः अनुगत, सर्वात्मना समर्पित। उन्होंने सुकरात के विचारों को ही नहीं, उनकी पद्धति और शैली को भी ग्रहण किया। अंतर केवल इतना है कि जो काम सुकरात प्रवचन के द्वारा करते थे, उसे प्लेटो ने लेखन द्वारा किया, और इसका लाभ ये हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा वह लिखित होने से स्थायी बन गया। प्लेटो का लेखन अपने गुरु की ही शैली पर संवाद के रूप में है। 2 या 2 से अधिक पात्र एकत्र बैठते हैं, उनमें से कोई प्रश्न करता है और सुकरात उत्तर देते हैं। स्मरणीय है कि प्लेटो के सभी संवादों के प्रश्नकर्ता चाहे जो भी हों, उत्तरदाता हो या प्रवक्ता, केवल सुकरात है। इन संवादों में प्लेटो कहीं नहीं है। लगता है उन्होंने अपनी गुरुवाणी को केवल लिपिबद्ध कर दिया। विचार सारे के सारे जैसे सुकरात के हों। ये निश्चय ही प्लेटो की गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है कि वे सब कुछ गुरु का ही कहकर प्रस्तुत करते हैं, अपने को भूल कर भी आगे नहीं लाते। गुरु से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, किंतु उनके जैसे चिंतनशील, कल्पनाशील और तार्किक के अपने विचार भी कम नहीं होंगे, पर अपने को उन्होंने कहीं भी सामने नहीं आने दिया। इसलिए उनके संवादों में ऐतिहासिक सुकरात तथा संवैदिक सुकरात के बीच में भेद करना असंभव हो जाता है। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव निसंदेह अत्यंत गंभीर पड़ा। प्लेटो की काव्यात्मक भव्य उदात्त शैली बताती है वे मूलतः कवि थे, और उनके लेखकीय जीवन का आरंभ हुआ भी नाटकों और कविताओं की रचना से। किंतु सुकरात के प्रभाव में आने पर उन्होंने उन ललित रचनाओं को नष्ट कर दिया, जैसे बनारसीदास को ज्ञान होने पर अपनी श्रृंगारिक रचनाओं को नष्ट कर दिया, और गुरु का अनुसरण करते हुए भावनाओं को छोड़कर तर्क का मार्ग अपना लिया। गुरु के अधूरे कार्य को पूरा करना और आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य बना। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।